हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक सीरीज स्टार्ट की गई थी जिसमें हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने 2014 से लेके 2018 तक के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं ईयर वाइज डिस्कस किए हैं। आज के सेशन में हम 2019 में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तीन हमारे पास स्टेटमेंट दी गई हैं रिलेटेड टू पार्लियामेंट। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from the disqualification on the ground of office of profit। आपने जरूर सुना होगा, चाहे प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं या एमपीज के बारे में पढ़ते हैं, एमएलएस के बारे में पढ़ते हैं, तो हर जगह जब क्वालिफिकेशंस पढ़ी जाती है तो वहां पे लिखा होता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके रिलेटेड एक एक्ट पास किया गया जिसको बोला गया है द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। इस एक्ट के अंदर कुछ पोस्ट्स ऐसी हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। राइट। नंबर 2 स्टेटमेंट, द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। ये जो एक्ट है इसको 5 बार अमेंड किया गया है। नंबर 3, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो टर्म है इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है हमारे संविधान के अंदर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हो तो वहां पे ये चीज मेंशन की जाती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, बट उसकी कुछ एग्जेम्पशंस हैं। सो वो एग्जेम्पशंस खास तौर पे इसी एक्ट के अंदर लिखी गई हैं। नंबर 2, इसको 5 बार अमेंड भी किया गया है, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है इसको मेंशन तो किया गया है, बट इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि क्या चीज आएगी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। क्योंकि अगर एक्सप्लेन किया होता तो हमें यहाँ पे एक्ट पास करने की जरूरत ना पड़ती। तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही हैं। तो करेक्ट यहाँ पे पूछा गया था एग्जाम के अंदर, और ए जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो 2 आर्टिकल हमारे पास है, एक तो है आर्टिकल 102 एंड एक है आर्टिकल 191। आर्टिकल 102 जो है ये खास तौर पे बात करता है पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, और 191 जो है ये बात करता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे स्टेट लेवल पे, जो एमएलएज होंगे। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, a person shall be disqualified as member of parliament for holding any office of profit under the government of India or the government of any state other than an office declared by parliament by law not disqualify its holder। सिंपल बोला जा रहा है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, किसी भी सरकारी पद के ऊपर वो होता है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसको मेंशन किया जाएगा, उस पोस्ट को मेंशन किया जाएगा, सारी सरकारी पोस्ट इसमें नहीं आएंगी। सो अगर वो उस पोस्ट को होल्ड करता है, चाहे वो सेंटर की पोस्ट हो चाहे स्टेट की पोस्ट हो, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट एक लॉ के तहत कुछ एग्जेम्पशंस बताता है तो वहां पे वो एग्जेम्प्टेड रहेंगी। वही पार्लियामेंट ने किया, कई सारी पोस्ट जिनको क्या एग्जेम्प्ट किया गया है। सेम बात आर्टिकल 191 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बात करता है किसके बारे में, एमएलए के बारे में। तो इसको आपने याद रखना है। और इसके अलावा आर्टिकल 102 191 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में मेंशन तो करते हैं, बट कहीं के भी आप बोल सकते हो अच्छे से डिफाइन इसको नहीं किया गया। प्रॉपर डेफिनेशन आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की संविधान के अंदर भी नहीं मिलेगी। तो मतलब हमारा 1 एंड 2 स्टेटमेंट सही था, थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आपको ये पता है कि 9 शेड्यूल कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया है तो आपको नाम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। 9th शेड्यूल को ऐड किया गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से। अब बिल्कुल ही आसान हो गया। अब 1951 में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो बहुत आसान है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है।
नाइन्थ शेड्यूल लंबे समय के लिए, इनफैक्ट आज भी अगर हम बात करते हैं तो कई मामलों में आप बोल सकते हो क्रिटिसिज्म का कारण रहता है ना, क्रिटिसाइज इसको किया जाता है। सो नाइन्थ शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो इसको फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से ऐड किया गया और साथ ही साथ दो आर्टिकल्स भी ऐड किए गए, आर्टिकल 31B एंड आर्टिकल 31A। ये सारा सिनेरियो था क्या कि उस टाइम पे लैंड रिफॉर्म्स की जा रही थी और संविधान के अंदर आप लैंड रिफॉर्म के बारे में कुछ भी लिखते हो तो उसके ऊपर जुडिशरी के पास पूरा पूरा अधिकार था कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, राइट। वो अधिकार शुरू से ही जुडिशरी को दिया गया है। बट यहाँ पे पार्लियामेंट ने बड़ी चालाकी से क्या किया, एक नया शेड्यूल ऐड किया और साथ में ये भी मेंशन किया कि नाइन्थ शेड्यूल के अंदर अगर कोई भी लॉ की आइटम हम ऐड करते हैं तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। इनफैक्ट एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खारिज किया कि ऐसा नहीं होगा। केशवानंद भारती केस में बड़ी क्लियरली ये बात बोली गई कि जुडिशियल रिव्यू अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का और जुडिशियल रिव्यू संविधान के हर एक प्रोविजन के ऊपर हो सकता है, राइट। इस चीज को क्लियर किया गया, आप बोल सकते हो। तो यही चीज यहां पे हमारे पास दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो स्टेटमेंट दी गई है। द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। कि यहां पे 44th अमेंडमेंट ने प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से इलेक्ट किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने का मतलब है देखो कि जो जीती हुई पार्टी होगी उनका जो लीडर होगा उनको अपॉइंट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन वो लीडर कौन होगा इसका डिसीजन तो चलेगा वहां पे। तो वो जो आपका इलेक्शन है, उस इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं उसको जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए 44th अमेंडमेंट से बोला जा रहा है कि एक आर्टिकल ऐड हुआ जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा। यहां पे ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, किस कारणवश, क्योंकि यहाँ पे 44th अमेंडमेंट नहीं, दैट वाज 39th अमेंडमेंट। इट वाज 39th अमेंडमेंट जिसके तहत ये किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट to the Constitution of India as being violative of the independence of judiciary। तो यहाँ पे 99th अमेंडमेंट को बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को हार्म कर रहा था। 99th अमेंडमेंट से क्या किया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है इसको बनाया गया था 2014 के अंदर और 2015 के अंदर इस अमेंडमेंट को खत्म कर दिया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट। आज कॉलेजियम सिस्टम ही चलता है अपॉइंटमेंट का। एनजेक जो बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है, इसको खत्म कर दिया गया था। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। तो यहां पे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो करेक्ट हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट ओनली जो है ये हो जाएगी। सो यहां पे आपने याद रखनी है कुछ बातें, जैसे कि 39th अमेंडमेंट है। 39th अमेंडमेंट जिसके तहत क्या किया जाता है, 1975 के अंदर 10 अगस्त 1975 को ये अमेंडमेंट पास होती है। इस अमेंडमेंट के तहत प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस जो हैं, इनको क्या किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए ये अमेंडमेंट की गई है। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कोई भी मसला होगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कोई भी मसला होगा, उसको सुलझाने की पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है आज की डेट में। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट से ये पावर छीनने की कोशिश की गई लेकिन ये नहीं हो पाया, आप बोल सकते हो, क्योंकि यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है जो इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, द मोशन टू इम्पीच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। तो यहां पे बोला जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को निकालने के लिए मोशन रखा जाता है, सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, दैट इज जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, जो स्पीकर है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि देखो अगर किसी जज को निकालना है तो उसका जो मोशन है, उसको निकालने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाएगा। अगर लोकसभा में रखा जाता है तो वहां पे बोला जा रहा है कि स्पीकर जो है उस प्रस्ताव को रिजेक्ट करने की पावर नहीं रखता अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक्ट में बोला जाता है कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि आपके टोटल जो
मेंबरशिप है, जैसे हमारे पास लोकसभा के अंदर टोटल 543 है प्रेजेंटली, उसमें से कम 100 मेंबर अगर यस बोलेंगे फिर वो मोशन रखा जाएगा। फिर सेकंड सिक्योरिटी हो जाती है लोकसभा के अंदर कि अगर स्पीकर उस मोशन को रिजेक्ट कर दे तो वो मोशन सदन के सामने नहीं रखा जा सकता। ये इसी एक्ट के अंदर मेंशन किया गया, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो नहीं कर सकता रिजेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड देखो, The Constitution of India defines and gives details of what constitute incapacity and proved misbehavior of the judges of Supreme Court. देखो सिर्फ यही कारण हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने का। क्या? एक तो हो सकती है इनकैपेसिटी, दूसरा हो सकता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर। लेकिन क्या इसको संविधान के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि ये क्या होगा? तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि संविधान के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, बट नहीं, इसको डिफाइन नहीं किया गया। इसके लिए जब किसी जज के खिलाफ ये प्रस्ताव रखा जाएगा, एक स्पेशल कमेटी बनती है, जिस कमेटी के अंदर जुडिशरी के ही मेंबर्स रहेंगे। वो डिसाइड करेंगे कि जो इल्जाम लगाया गया है वो मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी में आता है या नहीं आता। नंबर 3, द डिटेल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। बिल्कुल सही है, ऊपर भी यही बात लिखी गई थी कि जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में बताया गया कि किस तरीके से जज को निकाला जाएगा। राइट, ये भी पूरा प्रोसीजर आपके पास संविधान के अंदर मेंशन नहीं था, तभी हमें यहाँ पे एक एक्ट पास करना पड़ा है। Number 4, if the motion for the impeachment of judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of parliament and supported by majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of the total members of that house present and voting. ओवरऑल क्या बोल रही है कि अगर आप प्रस्ताव रखते हो, उस प्रस्ताव को पास करने के लिए दोनों सदन में स्पेशल मेजॉरिटी से आपको यस लेके आना पड़ेगा, फिर जाके वो प्रस्ताव पास होगा। तो बिल्कुल सही है, स्पेशल मेजॉरिटी ही चाहिए होती है सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने के लिए, वो प्रस्ताव पास करने के लिए। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है और ऊपर वाली दो स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 3 and 4 ओनली। तो इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि क्या आज तक कोई जज हैं जिनको निकाला गया है, तो आज तक कोई भी जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जो इम्पीच हुआ हो। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या कोई हाई कोर्ट का जज है जो इम्पीच हुआ हो? सुप्रीम कोर्ट का तो कोई जज नहीं है जो आज तक इम्पीच हुआ हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई हाई कोर्ट का जज है जो इम्पीच हुआ हो? अगर आपको पता है तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। सेकंड चीज देखो, सुप्रीम कोर्ट के दो जस्टिस हैं, एक तो जस्टिस वी रामास्वामी जिनके खिलाफ ये स्टार्ट किया गया था मोशन लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, मतलब इंपीचमेंट नहीं हुई। एंड दूसरे हैं मोस्ट रिसेंट, दैट इज जस्टिस दीपक मिश्रा 2017-18 के अंदर, बट ये भी क्या है, पार्लियामेंट के अंदर डिफीट हो गया, मतलब मोशन पास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इन दोनों में से कोई भी रिमूव नहीं हुआ। तो आज तक सुप्रीम कोर्ट का एक सिंगल जज भी इंपीच नहीं हुआ है। राइट, हाई कोर्ट का हुआ है या नहीं हुआ, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice? So किससे शादी करोगे, इस चीज का अधिकार संविधान के अंदर दिया गया है। आप किससे शादी करना चाहते हो, अपनी चॉइस के लड़के लड़की के साथ शादी करना चाहते हो, इसका अधिकार संविधान के अंदर दिया गया है। कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? क्या आर्टिकल 19 है या 21 है या 25 है या 29 है? अब ध्यान से देखो, आर्टिकल 19 इज राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 21 की अगर हम बात करते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29 की अगर हम बात करते हैं तो इट इज कल्चरल प्रिजर्वेशन का अधिकार, खास तौर पे जो माइनॉरिटीज होती हैं उनके लिए। तो यहाँ पे देखो कि कौन सा अधिकार हो सकता है, कौन सा फंडामेंटल राइट, कौन सा आर्टिकल, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस आपको दिया जाता है। सो दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैरिज इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसीलिए इसको आर्टिकल 21 के तहत ही प्रोटेक्ट किया जाता है। अच्छा, इसके रिलेटेड भी एक हमारे पास थोड़ी उलझन रहती है कि 21 में तो बहुत लंबी लिस्ट है अधिकारों की। तो ये वाला जो आपका राइट है कि एक पर्सन की खुद की चॉइस होगी, उसका फंडामेंटल राइट होगा कि वो किससे शादी करना चाहता है, इस चीज का अधिकार उसके पास रहेगा।
सो ये हमारे पास आता है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आर्टिकल 21 के अंदर ये अधिकार जो है ये कवर होता है कि एक पर्सन किससे शादी करना चाहता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है, राइट। देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या पूछा गया है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस और प्रोविजंस कंटेन्ड इन ordinary laws can act as prohibition or limitation on the constitutional powers under article 142, it could mean which of the following। so ये बोल रहे हैं कि अगर कोई एक्ट कोई लॉ पास किया जाता है वो क्या है, कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं आर्टिकल 142 के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की पावर के साथ रिलेटेड है, जो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने का अधिकार देता है, आप बोल सकते हो। सो उसके ऊपर नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही रहेगी। नंबर 1, द डिसीजन टेकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। देखो ऊपर कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं दिया गया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन बोल रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि ये स्टेटमेंट सही होगी। नंबर 2, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो आगे भी बात कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन जो है पार्लियामेंट का लॉ नहीं लगा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 142 खास तौर पे कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, क्योंकि हर एक लॉ हर एक उलझन को नहीं सुलझा पाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जिसके बारे में लॉ बात नहीं करता है, और वो जितनी भी एक्सेप्शंस रह जाती हैं वो सब फिर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आप बोल सकते हो एक तरीके से आती हैं, और वही आर्टिकल 142। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे आपने याद रखना है आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको प्रॉपरली आप बोल सकते हो लागू यहाँ पे किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने का जो दायित्व है आप बोल सकते हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उठाता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स दैट इज पीवीटीजीज इन इंडिया। पीवीटीजीज बड़े न्यूज में आपको करंट अफेयर के अंदर भी देखने को मिल रहे थे उस टाइम पे, 2019 का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सो उस टाइम पे भी हमें देखने को मिल रहे थे, इसीलिए ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। जो पीवीटीजीज है रिजाइड्स इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूटी। क्या 18 स्टेट्स और 1 यूटी के अंदर ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप आपको मिलेंगे। नंबर 2, द स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनिंग द पीवीटीजीज स्टेटस। सो इसको डिटरमिन करने के लिए कि कौन पीवीटीजी होगा, क्या उसमें डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, मतलब या तो पॉपुलेशन उस कम्युनिटी की कम हो रही है या फिर एक ही जगह पे रुक गई है, क्या ये एक क्राइटेरिया है किसी कम्युनिटी को पीवीटीजी में कवर करने का। नंबर 3, there are 95 PVTGs officially notified in country so far। क्या अभी तक हमारे पास 95 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको पीवीटीजी का जो दर्जा है वो दिया गया है। नंबर 4, इरूलर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजीज। उस टाइम पे न्यूज में चल रही थी तभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो 2 ट्राइब्स हैं क्या इनको पीवीटीजी की लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। तो देखो ये करंट से ओरिजिनेट हो रहा क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना है आपने। सो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना कि हमारे पास 95 नहीं 75 है पीवीटीजीज। सो एक फैक्ट है, उसी के बेसिस के ऊपर थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको ये पता है कि 75 है 95 नहीं है, सो फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो, फोर्थ नहीं हो सकता, सिर्फ क्या बचता है आपके पास थर्ड, क्योंकि बाकी तीनों में 3 दिया हुआ है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, राइट। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं, आर सेंट्रली रिकॉग्नाइज्ड स्पेशल कैटेगरी फ्रॉम अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब। सो शेड्यूल्ड ट्राइब में से भी कुछ स्पेशल कैटेगरी जो है इसको सेंटर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको बोलते हैं पीवीटीजीज या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अगर इसकी हम बात करें तो 4th जो हमारे पास 5 ईयर प्लान आया था तब से ये चीज चल रही है, तब से पीवीटीजीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है।
on the basis of देभार कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1960-61। सो देभार कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर ये किया जाता है। क्या क्या क्राइटेरिया? नंबर 1, such groups were identified by one or more of the following features। नंबर 1 है प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही बेसिक है, आप बोल सकते हो बिल्कुल ना के बराबर है। नंबर 2, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। नंबर 4, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इकोनॉमिकली बहुत पिछड़े हुए हैं। नंबर 4, द डिक्लाइनिंग एंड स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, मतलब उनकी पॉपुलेशन या तो ठहर गई है या फिर पॉपुलेशन कम हो रही है। तो ये भी एक क्राइटेरिया, तभी हमारी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाती है। और प्रेजेंटली हमारे पास 75 पीवीटीजी ग्रुप्स हैं और ये आपको 18 स्टेट्स और एक यूटी दैट इज अंडमान एंड निकोबार उसके अंदर देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 2 स्टेटमेंट हमें दी गई है। नंबर 1, no high court shall have jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid। सो ये बोल रहे हैं कि अगर सेंट्रल सरकार का कोई भी लॉ आता है तो हाई कोर्ट की पावर नहीं है उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके खत्म करने की। मतलब हाई कोर्ट सेंटर के लॉ को जुडिशियल रिव्यू के तहत जांच नहीं सकता है और उसको नलीफाई नहीं कर सकता है, सिंपल ये बोला जा रहा है। नंबर 2, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर संविधान की अमेंडमेंट होती है तो सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता, मतलब उस अमेंडमेंट को जांच नहीं सकता, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। तो दोनों स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंट्रल सरकार ने कोशिश की थी हाई कोर्ट से ये पावर छीनने की, लेकिन प्रेजेंटली ये पावर हाई कोर्ट के पास है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा अमेंडमेंट का तो और कौन करेगा? ऐसे तो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दिया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये आपने क्लियर रखना है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी गलत हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। तो यहाँ पे आपने 2 अमेंडमेंट याद रखनी है। एक तो है अमेंडमेंट 42 जो आपको 1976 के अंदर देखने को मिलेगी, जहां पे डिक्लेयर किया गया कि हाई कोर्ट की पावर नहीं होगी सेंटर के लॉ के ऊपर जुडिशियल रिव्यू करने की। लेकिन ये जो बोला गया 42 अमेंडमेंट में, इसको चेंज कर दिया गया 43rd अमेंडमेंट 1978। अगर आप ध्यान से देखोगे इस टाइम पे सरकार चल रही है इंदिरा गांधी की, 78 में गवर्नमेंट है मोरारजी देसाई की, मतलब जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो उस टाइम पे बनी थी फर्स्ट टाइम। सो इसीलिए प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो पावर छीनी थी हाई कोर्ट से, नेक्स्ट गवर्नमेंट ने वो पावर 43rd अमेंडमेंट से उनको प्रोवाइड कर दी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, सरकार ने ऐसा किया था लेकिन नेक्स्ट मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने उसको रिवाइंड कर दिया, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने बताना है कि सबसे अच्छी डेफिनेशन लिबर्टी की क्या हो सकती है। नंबर 1, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरेनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स, मतलब जो आपके बहुत ही जबरदस्त खतरनाक पॉलिटिकल रूलर्स हैं उनसे प्रोटेक्शन आपको मिले। नंबर 2, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी जो इच्छाएं हैं उसके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं होगा, आप जो करना चाहते हो वही कर सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ, ये गड़बड़ हो जाएगा। नंबर 3, अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स, जो करना चाहते हो वो करने की उसको पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। नंबर 4, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, एक पर्सन को पूरी अपॉर्चुनिटी देना कि वो पर्सन अपनी पूरी डेवलपमेंट, मतलब अपना विकास जो है बहुत अच्छे से करवा सकता है, मतलब इतनी आजादी देना कि एक पर्सन का फिजिकल, मेंटल, सोशल हर लेवल पे विकास जो है वो हो सके, इतनी आजादी देना, दैट इज लिबर्टी। तो यहाँ पे करेक्ट यही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो नेगेटिव स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रही है, और हमारे संविधान के अंदर कहीं पे भी आप बोल सकते हो इस तरीके का नेगेटिव एक्सप्लेनेशन लिबर्टी का नहीं दिया गया है। तो ये आपने क्लियर रखना है कि लिबर्टी का मतलब क्या है, एक पर्सन को मौके प्रोवाइड करना कि वो अपना
हर क्षेत्र का विकास जो है बहुत ही अच्छे से कर सकता है। एजुकेशनली वो विकसित हो सकता है, हेल्थ के लेवल पे विकसित हो सकता है, सोशल लेवल पे हो सकता है, इकोनॉमिक लेवल पे हो सकता है, हर एक लेवल पे उसको मौके मिलने चाहिए, राइट। अगर किसी को मौके ही नहीं मिलेंगे तो फिर तो गड़बड़ है ना, वो जितनी मर्जी कोशिश करे। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट and should be detached figure without intense political links and should not have taken part in politics in the recent past। सो चार हमारे पास यहाँ पे कमीशंस या कमेटीज दी गई हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सी कमेटी या कौन से कमीशन ने बोला था कि गवर्नर एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना है जिसका स्टेट की पॉलिटिक्स के साथ कोई रिसेंट लेना देना ना हो, रिसेंट ईयर्स में कोई एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविटी उसकी नहीं होनी चाहिए है, मतलब कोई पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए। तो एक ऐसे पर्सन को आपने गवर्नर स्टेट का बनाना है। ये सुजेशन किसने दिया है? क्या फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के द्वारा दिया गया 1966 में, या फिर राजा मन्नार कमेटी के द्वारा 1969 में, या फिर सरकारिया कमीशन के द्वारा 1989 में, या फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000? किसके द्वारा ये सुजेशन दिया गया कि कैसा गवर्नर होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने कई सारी चीजें बताई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सरकारिया कमीशन में ये भी बताया गया कि जब प्रेसिडेंट किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करता है तो एक बार उसको उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से डिस्कशन करनी चाहिए कि इस पर्सन को हम अपॉइंट कर रहे हैं जो कि चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर के बीच में अच्छा रिलेशन बिल्डअप किया जा सके और सुटेबल रिलेशन हो, जिससे क्या है स्टेट में जो पॉलिटी है वो स्मूथली रन हो सके, राइट। तो ये भी सरकारिया कमीशन के द्वारा बोला गया है। सो सरकारिया कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो जून 1983 के अंदर ये जो कमीशन है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया और इस कमीशन के जो हेड हैं वो रहे हैं जस्टिस R.S. सरकारिया। और इनकी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट हमारे पास प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के टाइम पे आती है इन 1987। ध्यान से देखो, इंदिरा गांधी के टाइम पे कमीशन बिठाया गया था, राजीव गांधी के टाइम पे जाके इनकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट होती है और उस रिपोर्ट के अंदर गवर्नर की सिलेक्शन के रिलेटेड बात की गई है। दैट्स इट फॉर टुडे। ये 10 क्वेश्चंस हैं जो खास तौर पे 2019 के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन और रिलेटेड टू आवर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि क्या हाई कोर्ट का कोई जज अभी तक इम्पीच किया गया है बाय द पार्लियामेंट, अगर किया गया तो आपने उसका नाम जो है और ईयर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।